विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के लिए वीडियो लेक्चर पर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। इसमें आज एक डेरिवेशन है या डेरिवेशन कह लीजिए या फिर एक क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, कल हमने यानी कि इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो क्लास थी उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। लंबाई संकुचन और काल विस्फारण या समय प्रस्फुरण जो टॉपिक जो फॉर्मूले थे उन पर आधारित वो प्रश्न थे। ठीक है, उनको हम हल कर लिया था। आज ये आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, उसी यूनिट फर्स्ट का है करने के लिए मैकेनिक्स पेपर की यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। ठीक है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। सॉल्व करते हैं। सिद्ध करना है आपको कि एक प्रक्षेप, सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप किसे कहते हैं वो समझिए। जैसे कोई भी पत्थर, कोई भी कण हुआ, उसको हमने उठाया, तो जब हम उसको उठाते हैं तो क्षैतिज दिशा तो ये हो गई, और ऊपर अगर हम इस प्रकार से फेंकेंगे, जैसे ये क्षैतिज दिशा होगी, तो इस प्रकार से अगर हम फेंकेंगे ये, ठीक है, थीटा कोण पर, क्षैतिज दिशा पे थीटा कोण पर अगर हम फेंकेंगे तो वो है क्या कहलाएगा, वो जो पत्थर जो कण होगा उसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। ठीक है, और प्रक्षेप गति कौन सी होती है, जो परवलयाकार होती है, ये वाली गति, तो कौन सी गति बोलते हैं, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो उस प्रक्षेप की यहाँ पर ये बात हो रही है। एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष सरल रेखीय होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए इस प्रकार से डायग्राम है, ये एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष मानेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये पहला प्रक्षेप कण, ये वाला जो है ये पहला प्रक्षेप कण का पथ है, यहाँ पर मान लें, और वो कितने कोण पर जाता है, थीटा 1, और दूसरा कितने पर जाता है, थीटा। पहला प्रक्षेप कण क्षैतिज दिशा से थीटा 1 कोण पर प्रक्षेप किया जाता है, और दूसरा जो कण है वो थीटा 2 कोण पर प्रक्षेप किया जाता है। इनके अब दोनों कणों की जो प्रारंभिक वेग है उनको मान लेंगे। पहले वाले कण का प्रारंभिक वेग क्या मान लेंगे हम, u1, और इसका क्या मान लेंगे, u2। पहले वाले कण का प्रारंभिक वेग u1 और दूसरे वाले कण का प्रारंभिक वेग u2। ठीक है, कोई अगर पॉइंट ले लिया P, देखिए प्रक्षेप, जब कणों को हमने प्रक्षेप किया तो आगे गति करेंगे। प्रारंभिक वेग कितना है, u1 u2, तो t समय पश्चात वो दोनों ही कहाँ पहुँचते हैं, अपने अपने पथ पर बिंदु P पर पहुँचते हैं, और उन बिंदु P के जो निर्देशांक है क्या है, पहला वाला जो कण है उसके पथ में जो बिंदु P है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके निर्देशांक क्या है, x1 y1, इससे क्या मान लिया मैं, x2 y2। ये हमारा डायग्राम देखिए जरा ध्यान। ठीक है, चलिए अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा इस चित्र के बारे में जो थ्योरी है उसको पहले हम लिखेंगे। लिखिए जरा थ्योरी क्या है। मान दो प्रक्षेप के कण अपनी क्षैतिज दिशा से देखो, है ना, दो प्रक्षेप कण जो कितने थे, दो प्रक्षेप कण क्षैतिज दिशा से
θ1 तथा θ2 कोण पर प्रक्षेप किए जाते हैं। θ1 और θ2 कोण पर क्या किए हैं? प्रक्षेप किए जाते हैं, जिनके वेग क्रम से है, जिनके प्रारंभिक वेग, वेग नहीं केवल वेग ही लिखेंगे, प्रारंभिक वेग की बात हो रही है, जिनके वेग u1 व u2 है। ठीक है, θ1 θ2 को लिख लिया, u1 और u2 को लिख लिया, और लिखने तुम्हें ये कण t समय पश्चात ये कण t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचते हैं। बिंदु P पर पहुंचते हैं। प्रथम कण के लिए बिंदु P के निर्देशांक x1, y1। प्रथम कण के लिए बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x1 और ये y1, तथा दूसरे कण के, इसको नोट करो आप, है ना, करो। ठीक है, चलिए अब बैठा देना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना इसको। चलो देखो, तथा दूसरे कण के लिए बिंदु P के निर्देशांक x2, y2 होंगे। ठीक है, ये हमने थ्योरी लिख ली है, इसको भी हटा दो नीचे वाला पॉइंट। चलिए, डायग्राम जो बनाया था ना, डायग्राम की थ्योरी हमने क्या कर ली, यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है, पहले प्रथम प्रक्षेप के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, प्रक्षेप 1 के लिए या प्रथम कण के लिए। प्रथम कण के लिए देखो, अगर अभी आपने चित्र बनाया होगा उसमें, तो चित्र अभी हमने बनाया था, उसमें क्या था, पहले वाला कण का प्रारंभिक वेग क्या था, u1। अब u1 को हमने किससे दिखाया, जो उसका प्रक्षेप पथ है उस पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, उसका जो वेग होता है। ठीक है, u1 दिखा है, तो u1 जो है इस टाइप से दिख रहा है, ये केवल u1 की बात कर रहे हैं अभी, है ना, ये था। तो
और कितना कोण बना रहा था, 36 से θ1, कितना बना रहा था, θ1। तो इस U1 का घटक में, इस U1 को घटकों में वियोजित कर सकते हैं, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश। तो x अक्ष के अनुदिश यानी क्षैतिज घटक क्या होगा, U1 cos θ1, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, U1 sin θ1। वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। खत्म कर दीजिए प्रारंभिक वेग U1 को घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। अब केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, प्रक्षेप करके, ठीक है। क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, U1 cos θ1, इस अक्ष के अनुदिश ही तो होगा ना क्षैतिज घटक, ये और ये क्या है आपकी y अक्ष, x अक्ष का अनुदिश होगा ना क्षैतिज घटक, उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्षैतिज घटक क्या आ गया आपको, U1 cos θ1। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, U1 sin θ1, ये आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया आपका, U1 cos θ1, और ये आ गया आपका U1 sin θ1, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, तो एक तो क्षैतिज घटक तो क्या है, इस तरफ है, और ऊर्ध्वाधर घटक है ऊपर की ओर है। तो अगर हम इसमें गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव देखें, क्या देखें, गुरुत्वीय प्रभाव अगर देखें तो कौन से घटक पर ज़्यादा लगेगा। गुरुत्वीय प्रभाव क्या करता है, अगर आप देखोगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को परिभाषित अगर आप करेंगे तो क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा ऐसा लगाया जाना बल जो कि वो प्रत्येक वस्तु के इधर खींचती है अपने केंद्र की ओर, ठीक है। तो वही है, अगर हम इनमें गुरुत्वीय बल के प्रभाव देखेंगे तो क्षैतिज घटक पर प्रभाव लगभग नगण्य होगा, किसकी तुलना में, ऊर्ध्वाधर घटक की तुलना में। ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कोई वस्तु जाएगी, पृथ्वी उसको क्या खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी, ठीक है। तो उसको देखेंगे, चलो उसको हटाओ, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, गुरुत्वीय प्रभाव के लिए इसको लिखो, इधर लिख दो। गुरुत्वीय प्रभाव के लिए क्या है, वेग का क्षैतिज घटक तो वही रहेगा U1 cos θ1, क्योंकि प्रभाव निग्लेक्ट रहेगा, नगण्य रहेगा, किसकी तुलना में, जो ऊर्ध्वाधर घटक पर रहेगा, ठीक है। वेग का कौन सा, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या निकलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर ये आया, ये कहाँ से आ गया, ये आया है आपका गति के प्रथम समीकरण। नोट करो, पहले बता दूँ, गति के प्रथम समीकरण से आया, नोट करिए इसको, इधर बता दो।
चलिए देखो ये कहाँ से आया फॉर्मूला, अलग से हेडिंग नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना लेना आप अपने नोट्स में, उनको यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप अलग से लिख लेना, ठीक है। और बाकी यहीं से भी स्टार्ट करेंगे, ये खत्म नहीं हुआ और इसमें इसके बाद आपको ये नहीं लिखना, ये साइड में लिखना है, ठीक है। अभी वापस आएंगे इस पर। गति के समीकरण कौन से होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, h बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s, ये होते हैं ना। अब ये तो रेखीय गति समीकरण हो गए, क्या हो गई, रेखीय गति समीकरण। अगर इनमें गुरुत्वीय त्वरण यानी कि अगर ये जो रेखीय गति है वो किस ऊंचाई के रूप में हो, किसके रूप में हो, ऊंचाई के रूप में, तब क्या समीकरण होंगे देखिए। तब इसको हटा दे रहा हूँ, फिर इधर लिख देता हूँ, है ना। तब क्या समीकरण होंगे देखिए जरा, कि v बराबर u प्लस माइनस जी टी। प्लस माइनस क्यों लगाया, अगर कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो माइनस जी आएगा और ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस जी आएगा, ठीक है। ऊपर की ओर गति के लिए माइनस जी, ऊपर की ओर गति के लिए क्या होगा, माइनस जी। नीचे की ओर गति के लिए प्लस जी, ये होता है फैक्ट, ठीक है। अब पहला समीकरण ये है, दूसरा क्या आ जाएगा, h। ध्यान रखना यहाँ पर s लिया था, यहाँ x लेते हैं। s होता है हॉरिजॉन्टल के लिए विस्थापन हेतु, h होता है हाइट ऊंचाई के लिए, ठीक है। h बराबर u टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी अपने डेरिवेशन में जो हम कर रहे हैं प्रक्षेप वाला, उसमें ये समीकरण का भी यूज होगा, आगे होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका h। तीसरा क्या है, v, ये v रहेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये होता है प्लस माइनस 2gh। तीनों समीकरण ये होते हैं। ये कब होते हैं, जब ऊर्ध्वाधर गति होती है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर गति के लिए, और ये किसके लिए होते हैं, क्षैतिज गति के लिए, ये वाले। अब ऊर्ध्वाधर गति दो प्रकार से होती है, नीचे से ऊपर होती है या फिर ऊपर से नीचे हो सकती है, ठीक है। तो दोनों प्रकार से ऊर्ध्वाधर गति हो सकती है, उसके लिए आपको दोनों बॉक्स में नोट कर लेंगे, नोट करो उसको। चलिए हटा देता हूँ इसको मैं। देखो हो गया ना, क्या था समीकरण हमारा, ऊर्ध्वाधर घटक,
वेग का क्या था, u1 sin थीटा 1 माइनस जी टी। ये तो था ना, कहाँ से आया, v बराबर u माइनस जी टी। अच्छा माइनस क्यों आया, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रक्षेप कहाँ से जा रहा है, आपने इस प्रकार से देखा ना, नीचे से ऊपर, तो नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये आपका माइनस आया, ठीक है। अब क्षैतिज घटक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो u1 cos थीटा बनी रहेगा। अब हम देखेंगे कि प्रक्षेप 1 के द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, प्रक्षेप 1 यानी प्रथम कण के लिए, कण के लिए क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी तय करेंगे। दिशा में तय की गई दूरी क्या होता है, देखो जरा, दूरी बराबर 4 गुणा समय से, क्षैतिज में 4 कितनी है, u1 cos थीटा 1 और समय कितना है t, तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, t समय में तय की गई दूरी, ठीक है, ये आ गया। अब इसी प्रकार अगर ऊर्ध्वाधर घटक देखोगे आप, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखेंगे, वो दूरी क्या निकलेगी, देखो u1 sin थीटा 1 माइनस हाफ जी टी। आ गया ना फॉर्मूला कोई वाला, इसको आप समझेंगे, ठीक है, और कैसे आया ये देखेंगे। और इसी प्रकार ये होगी हमारी पूरी कहानी, इसको लिख सकते हो आप x1 के बराबर, अभी लिख देंगे, और इसको लिख सकते हो आप y1 के बराबर। ऐसे ही अब पूरी कहानी किसके लिए होगी, प्रक्षेप 2 के लिए, यानी दूसरे कण के लिए, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस था किसके लिए था, प्रक्षेप 1 के लिए। सारी चीज़ हमने देखी, क्षैतिज घटक निकाले, उसके प्रारंभिक वेग के, वेग का हमने फिर घटक निकाला, फिर उसके बाद दूरी का देखा कि ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय करता है और क्षैतिज दूरी कितनी तय करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ तक आ गया, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।